प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने का एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा लिखने का एग्ज़ाम है और इंटरव्यू बोलने का एग्ज़ाम है। यानी आपको पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और आज सेंटर फॉर एम्बिशन के मंच पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सेंटर फॉर एम्बिशन के उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश 2024 क्वालिफाई की है और अब उनके पास 4 महीने का समय है। तो इन 4 महीनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है और इसकी रणनीति क्या हो, इस पर हमें कुछ मार्गदर्शन बच्चों को देना है। मैं सेंटर फॉर एम्बिशन के छात्रों को बधाई देने के साथ साथ तमाम उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूं जो इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पीसीएस या आईएएस की परीक्षा है, ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार या पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं। सबसे मुख्य चरण जो है इसका मुख्य परीक्षा का है, इसलिए इसका नाम मुख्य है, मेन एग्जाम। बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे सही रणनीति ना होने के कारण, वो लेबोरियस तो बहुत होते हैं लेकिन सही रणनीति ना होने के कारण वो असफल हो जाते हैं। सही रणनीति किसे कहते हैं, सही रणनीति क्या हो, तो चूँकि मेरा इस पे बहुत काफ़ी लंबा अनुभव है तो मुझे लगा कि बच्चों की हेल्प करने के लिए मुझे अपने अनुभव शेयर करने चाहिए और एक सीरीज़ के माध्यम से कुछ वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपका मार्गदर्शन होगा और आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी मेंस क्वालिफाई करने में। सबसे पहला जो मैं बात कहना चाहता हूं आप लोगों से वो ये है कि इस परीक्षा को पूरी तरीके से इसका नेचर क्या है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने का एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा लिखने का एग्ज़ाम है और इंटरव्यू बोलने का एग्ज़ाम है। यानी आपको पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा आपने क्वालिफाई कर ली, इसका मतलब आपने पढ़ने में महारत हासिल कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस परीक्षा में लगभग इस बार आप लोग लकी हैं कि बहुत सारी काफ़ी वैकेंसी हैं, लगभग 1000 के आसपास। अगर हम इसका रेशियो देखें तो लगभग 15 गुना लोग 15,000 के आसपास मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। यानी एक वैकेंसी पर 15 बच्चे जो मेंस देंगे। ये पहला प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी वाला एग्ज़ाम है क्योंकि इतने सारे बच्चों को डायरेक्ट मेंस नहीं दिला सकते थे, लाखों बच्चों को। तो उनमें से उन्होंने एक कैटेगराइज कर लिया कि इतने बच्चे मोटे मोटे उनको समझ में आए कि इनमें वो कैलिबर है, इनमें वो पोटेंशियल है कि ये बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये माना गया है कि इन 15,000 बच्चों में ये क्षमता है कि ये बन सकते हैं। अब इनका मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि आप चीज़ों को समझते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? आपसे क्या पूछा गया है, आपको कैसे जवाब देना है। दूसरी चीज़, लिखने की स्पीड क्या हो, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से हमारा टाइमली ख़त्म हो जाए, छूटे नहीं। तो इस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी रणनीति इन 4 महीनों में बनानी चाहिए।
बच्चों, एक मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि 15,000 बच्चे पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सभी लोग अपने अपने तरह से प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो क्या पढ़ेंगे? जैसे आपके मेंस में 4 पेपर हैं, 200 नंबर के, 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर का निबंध और 2 पेपर यूपी स्पेशल जोड़े गए हैं 200 नंबर के, यानी 6 पेपर आपके हो गए और 2 हिंदी, और ये 8 पेपर। 1500 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया और 100 नंबर का आपका साक्षात्कार हो गया। पहले ये 150 नंबर का हुआ करता था। अब सभी बच्चे जनरल स्टडी, क्योंकि अब सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, तो जनरल स्टडी पर फोकस करेंगे। लेकिन आपको मेरिट में सबसे ऊपर स्थान अगर पाना है, आपको एसडीएम बनना है, तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपको हिंदी और निबंध के बिना आप एसडीएम नहीं बन सकते। हिंदी और निबंध पर अगर आपने पकड़ बना ली, हिंदी का जो पेपर है मेंस का, 150 नंबर का जो सामान्य हिंदी का पेपर है, इसमें संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब क्या है कि कोई एक पैराग्राफ दिया गया आपको, उसमें संक्षेप में 1/3 लगभग करके उसका निचोड़ प्रस्तुत किया जाए और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना पाए, यानी संक्षेप में किसी बात को कॉम्पैक्ट तरीके से कैसे कहना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जब अपने बड़े अधिकारी के लिए कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो अधिकारी के पास इतना समय नहीं रहता, तो संक्षेप में वो चीज़ उनके सामने प्रस्तुत की जा सके। वो एक आर्ट है संक्षेपण। संक्षेपण करना या किसी चीज़ को एलोबरेट करना, व्याख्या करना। संक्षेपण की बात सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, पत्र लेखन, आर लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होते हैं, इस पर मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन किसी भी किताब में सही इसका फॉर्मेट नहीं दिया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पे। मैटर तो आपको बहुत सारा मिलेगा, सरकारी पत्र यूट्यूब पे देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। उसकी पत्र की विशेषताएं क्या है, पत्र की डिज़ाइन क्या है, पत्र की भाषा क्या है, और उसमें पत्रांक किस तरीके से डालते हैं, यानी डिस्पैच कैसे करते हैं। ये बहुत कठिन चीज़ है, कठिन इन द सेंस कि वो सही तरीके से बताई नहीं गई किताबों में। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारी किताबें पढ़ी, किसी भी किताब में सरकारी पत्र का फॉर्मेट सही नहीं था, क्योंकि अब हम सेवा में हैं तो हमें पता है कि सरकारी पत्र कैसे होते हैं और किस तरीके से डिस्पैच होते हैं। उस पर संलग्नक क्या हो, यानी सरकारी पत्र, उस पर पत्रांक डालना, और उसमें जो अटैचमेंट होते हैं, संलग्नक जिनको कहते हैं, और प्रतिलिपि, ये चीज़ें क्या होती हैं, किसको किसको प्रतिलिपि की जाती है, क्या क्या संलग्न किया जाता है, किस लेटर में क्या फॉर्मेट होता है, कौन से लेटर किसको लिखे जाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं। कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हिंदी और निबंध पर फोकस करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग जनरल स्टडी पे सोचते हैं इसी में हम कवर कर लेंगे, ज़्यादा नंबर का है, इससे हमारी चीज़ें। लेकिन हिंदी और निबंध के बिना आप एसडीएम नहीं बन सकते। आप पिछला रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जिनके 70-80% के आसपास इसमें आते हैं, वो बच्चे टॉपर रैंक में होते हैं। वैसे सिलेक्शन तो आपका वैसे भी हो जाएगा, अगर आपके कम नंबर आए तो नीचे के पायदान पे कहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से कोशिश कर लें तो निश्चित रूप से आप एसडीएम बन सकते हैं। अब जैसे बच्चों को लगता है कि उपसर्ग प्रत्यय, ये हमने हाई स्कूल से पढ़ा है, विलोम शब्द इसमें क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बर्तनी की शुद्धियाँ,
लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब पढ़े हुए हैं और हाई स्कूल इंटर में हम लोगों ने पढ़े होंगे, तो बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों पर प्रैक्टिस की जाए थोड़ी सी, अभी से 1 या 2 घंटे स्पेशल हिंदी के लिए निकाले जाएं, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ पढ़िए, लेकिन हिंदी के लिए इतना अगर आप समय निकाल लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से मेरिट में आप ऊपर ही होंगे। सिलेक्शन होने के लिए कट ऑफ मेरिट जहाँ पे आती है, वहाँ से 150 नंबर अगर आपके अधिक होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 150 नंबर का क्राइटेरिया, इसका मतलब कट ऑफ से आपको 150 नंबर, 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 50 नंबर आपके कट ऑफ से और ऊपर हों तो आप नीचे कहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ से 100-150 नंबर ऊपर होंगे और बाकी इंटरव्यू में आपको 80 नंबर भी मिल जाते हैं तो आप निश्चित रूप से टॉपर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हिंदी की रणनीति आपको बनानी है। दूसरा पार्ट है आपका निबंध। निबंध 3 पूछे जाते हैं, 3 खंड से आते हैं। अगर इन निबंध को आप पहले से प्रैक्टिस कर, अपना एरिया डिसाइड कर लिया, आप वहाँ जाके एग्ज़ाम में आपको ये ना सोचना पड़े कि हम किस एरिया से निबंध लिखेंगे, आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एरिया चुना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 एरिया आपने डिसाइड कीजिए सपोज, तो इन 3 एरिया से आपको निबंध मिल जाएंगे। अब सामाजिक एरिया, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर, आर्थिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनका लगभग फिक्स एरिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, परियोजनाएं। तो इनमें से आप पहला जो सेक्टर दिया है साहित्य, संस्कृति, यानी जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं उनका एक एरिया फिक्स है, तो वो वही बच्चे लिख सकते हैं जिनका उसमें विशेष इंटरेस्ट है। दूसरा सामाजिक क्षेत्र, इसको सभी लोग ट्राई कर लेते हैं। राजनीति, अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों एक साथ नहीं टेकअप कर सकते हैं आप। साहित्य, सामाजिक और राजनीतिक में एक एरिया आप चुन सकते हैं। तो अपने पसंद का जो एरिया है उसको पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। आप राजनीतिक निबंध पसंद करते हैं, राजनीतिक आपको इंटरेस्ट है इसमें, इंडियन पॉलिटी में, पॉलिटिक्स में, तो इस एरिया की चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। क्या एडिटोरियल आ रहे हैं अब तक पिछले साल, इस पर क्या क्या घटनाएं हुई, उनका आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। योजना, कुछ क्षेत्र में जो इस पर आर्टिकल निकले होंगे उन आर्टिकल्स को पढ़िए। आर्टिकल और निबंध में थोड़ा सा अंतर होता है, हम लोग जब इस पर बताएंगे, शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे इसमें क्या अंतर होता है। कई बार मान लीजिए किसी का हिंदी विषय रहा है और वो साहित्य वाला निबंध शुरू करता है, तो वो हिंदी सब्जेक्ट का मैटर उसमें आ जाता है, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट का इसलिए इस तरीके से लिख रहा है। तो निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए, उसकी क्या रणनीति हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। निबंध में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हर निबंध किसी भी चीज़ में काम आ जाती हैं, तो वो कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हिंदी और निबंध को अच्छे से पढ़ना है, इसके लिए कम से कम 1 या 2 घंटे प्रतिदिन निकालिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और बाकी चीज़ें एज इट इज़ पढ़ते रहिए। ये लिखने के एग्ज़ाम है, तो आप ये सोचिए आप इस समय सिर्फ आप YouTube देख के या कोई चीज़ सुन के काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से आपकी सोच डेवलप होती है, व्याख्या करने की शब्दावली, शब्द भंडार आपके पास होता है। जब तक शब्द नहीं होंगे तो आप लिखेंगे कैसे, है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए डेली, कम से कम 4 महीने हैं तो इसमें आप डेली हर एरिया से कम 1-1 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए हर पेपर का। और अगर निश्चित रूप से आपको टॉपर बनना है तो रणनीति ये होनी चाहिए कि हर दिन आपको परीक्षा देनी है, एक परीक्षा
यानी 3 घंटे की सिटिंग में आप दिन में एक बार इस तरीके से बैठिए कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। क्वेश्चन चूज कीजिए, गेस कीजिए और उस पर लिखिए, और लिख कर अपने एक्सपर्ट से चेक कराइए, अपने दोस्तों से चेक कराइए, एक दूसरे की चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है हम खुद लिख के जब पढ़ते तो हमें लगता है अच्छा ये हमने सही नहीं किया। तो हिंदी का फ़ायदा ये होगा आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कॉपी आपकी कैसे चेक होती है। ये आपकी कॉपी, ये मैं उन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनसे हमारी बात हुई, जो एग्ज़ाम में कॉपियाँ चेक करते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी में। किसी किसी बच्चे के आप देखते हैं कि 80% के 70-80% नंबर आते हैं, और ज़्यादातर एवरेज मास में बच्चों के 45 से 50% के नंबर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गए और 40-50% नंबर आ गए, मुझे लगता है हमने तो काफ़ी अच्छा कर दिया, है ना। और कुछ बच्चों के नंबर 20 से 30% आ जाते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर्स होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, लेकिन वो एजड होते हैं, 60 प्लस होते हैं, अक्सर बहुत मैच्योर होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 60 प्लस हैं या 55 प्लस हैं, तो उनकी एक तो नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है, लगभग पास के लिए उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है। दूर की दृष्टि फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन पास के लिए पढ़ने के लिए वो चश्मे की ज़रूरत होती है। अब एक मैच्योर व्यक्ति, उसके पास बंडल आपकी कॉपी चेक करने के लिए मिला, उनके पास अपने बहुत सारे तनाव होते हैं जीवन में, कॉपी चेक करने के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते भी नहीं हैं, तो वो बंडल किस तरीके से चेक करते हैं। अब उनको जो कॉपियाँ चेक करने के लिए मिली, तो उन्होंने उसमें से कुछ कॉपी निकाली जो देखने में, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर है, अच्छी राइटिंग, बड़ा बड़ा लिखा है, और वो जो लिखने का तरीका है उन बच्चों का, हेडिंग डाल के उन्होंने, और बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने कुछ कॉपी उसमें से मॉडल के रूप में कॉपी निकाल ली। उन कॉपियों को वो पढ़ेंगे। एक कॉपी ऐसी है जो बिल्कुल साधारण तरीके से लिखी गई है, जिसका प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है। अब कॉपी जैसे मान लीजिए इस तरह से कॉपी है, हाशिए पे जनरली क्वेश्चन डाला आपने और आपने आंसर लिखना शुरू किया। एक पेज पर लगभग 80 से 100 शब्द लिखने चाहिए। एक लाइन में 8 से 10 शब्द आ जाते हैं। पैराग्राफ जहाँ से चेंज होता है वो लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ चेंज होगा, ये एक सीध में होनी चाहिए। अब आपने जो कॉपी एग्जामिनर ने पढ़ना शुरू किया, तो कुछ बच्चे ऐसे, अब इसमें बच्चे 3 कैटेगरी के मिलते हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि जिन्होंने, प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी है, यानी वो जो लिख रहे हैं उसमें एग्जामिनर ने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें उन्हें कोई गलती नहीं मिली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। पूरे पेज में उन्हें हिंदी की कोई मिस्टेक नहीं मिली, कहीं कोई गलती नहीं मिली। उन्होंने एक आइडिया लगाया कि आंसर, एक मॉडल आंसर कैसे होता है। फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन, बच्चा सबसे अच्छा जो उसको आता है वो पहला क्वेश्चन लिखता है, फिर उससे कम दूसरा क्वेश्चन लिखता है। उसके बाद में एग्जामिनर ने देखा, दूसरी कॉपी मान लीजिए, सपोज कीजिए
जिस पे उन्होंने एक गलती यहाँ निकाली, एक गलती यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली, एक यहाँ। तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा कि जब हिंदी लिखने में इतनी मिस्टेक है, एक पेज में उसने ये लाल गोले जितने ज़्यादा बन गए, तो वो सोचेगा ये बच्चा बिलो एवरेज। तो इस तरह के बच्चों की मार्किंग हो जाती है 20 से 25%। वहीं जिसकी कॉपी में कोई गलती नहीं मिली उसकी मार्किंग 80%। और जिनकी कॉपी समझ में नहीं आई, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, हल्का फुल्का लिखा है, एग्जाम में कोशिश करता है, फिर उसको एवरेज मार्किंग कर देता है। जो पढ़ के उसने मॉडल आंसर तैयार किए हैं, एक तो उसको आंसर का एक ब्रीफ मिलता है कि किस तरीके से आंसर, कितने पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक हुआ है, वो चीज क्या है, कैसे है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, उसकी डिमांड क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, तो उसका एक ब्रेक दिया जाता है एग्जामिनर को। तो जो कॉपी देखने में बहुत अच्छी है, सुंदर है, लिखावट अच्छी है, आर्टिस्टिक है, और उनमें कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लिखा भी बहुत अच्छा है, तो एग्जामिनर का मन खुश है, फिर वो दिल खोल के नंबर देता है। कभी कंजूसी नहीं करेंगे एग्जामिनर आपको नंबर देने, उन्हें लगता है ये बच्चा डिजर्व करता है। ऐसे बच्चे 80% की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। और जिन बच्चों की कॉपी पढ़ी और उसमें हेडिंग तो बहुत अच्छा डाला, सुंदर बहुत है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत बेकार है, पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखा है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी की, हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं इस कैटेगरी में। और जिनके 40-45% नंबर आ रहे हैं, आप ये समझिए उनकी कॉपी विशेष रूप से पढ़ी नहीं गई, एक एवरेज सरसरी नज़र से देखी, उनको मार्किंग, एवरेज मार्किंग दे दी। यानी एग्जामिनर नहीं चाहता कि ये बच्चे सिलेक्ट हों, और इनको तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है ना। तो किसको चाहता है? इन बच्चों को। अब आप सोचिए कि आप बहुत पढ़ते हैं, घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा दिन रात लगातार पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है कि आप गूगल से सर्च करते हैं, आप राइटिंग, लिखने की प्रैक्टिस, कोई शब्द है कितना कठिन है वो कैसे लिखते हैं, कवयत्री कई बार पूछा जाता है, बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं कैसे लिखें। तो इन चीज़ों को जब आप लिखते हैं फ्लो में, एक सोच के लिखना, एक फ्लो में लिखना किसी चीज़ को, तो वहाँ पर गलतियाँ होने की 100% चांस रहते हैं। तो पंक्चुएशन क्या है हिंदी में, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ अर्धविराम, कहाँ पूर्ण विराम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा, इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 महीने का समय मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने हिंदी पर 2 घंटे अलग से दे दिए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आप टॉपर होंगे निश्चित रूप से। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। सिलेक्शन तो आपका वैसे भी हो सकता है किसी रैंक में हो जाए। गंभीरता से पढ़िए, इसकी मेंस की गंभीरता को समझिए, और हिंदी पर, हिंदी से आपका फ़ायदा एक तो आपका तैयार होगा, पेपर तैयार हो जाएगा, दूसरा पंक्चुएशन अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। अगर हर पेज पे मान लीजिए ये गोले नहीं बनाए आपके, तो आपकी हर पेज पे 2-2 नंबर बढ़ गए, एक नंबर, एक क्वेश्चन बढ़ गया, तो आप मेरिट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो आज यहीं तक कि आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है। आपकी जो भी रणनीति है, अपने पढ़ने के समय को घंटों में डिवाइड कीजिए, और सिलेबस को कितने समय तक हम रिवाइज कर लें, कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए, और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप कॉपी चेक कराइए, एक्सपर्ट नहीं मिल रहे अपने दोस्तों से आदान प्रदान कीजिए, दोस्तों से कहिए तुम हमारी कॉपी चेक करो, हम तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, उसमें कमी निकालने दीजिए पहले, क्या कमियां हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन कॉपी का बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका कितने शब्दों में पूछा गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि लिखें कैसे। अगर कोई चीज़ शब्द सीमा है उसकी, तो शब्द सीमा में हम उसको किस तरीके से लिखें, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ तक संभव है हम लोग हिंदी पत्र लेखन, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, और कुछ टिप्स निबंध के लिए भी आप लोगों को देंगे।
लिखने का काम शुरू कीजिए, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप पढ़ने का एग्ज़ाम निकल गया, अब लिखने का एग्ज़ाम, लिख लिख के पढ़िए आप हर चीज़। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।